Hello friends, today we will start 5.1 of our unit of PME, that is sources of finance। आज हम PME का हिस्सा 5.1 करेंगे। इसमें वित्त के स्रोतों को हम देखेंगे। वित्त हम जानते हैं, पैसा, द्रव्य, फाइनेंसेस, वो हमें कहाँ से कैसे मिल सकती हैं हमारे बिजनेस को, ये हम देखेंगे। सोर्सेस क्या क्या होते हैं फाइनेंस के? In our present day economy, finance is defined as the provision of money at the time when it is required. आज के समय में वित्त का अर्थ है धन की उपलब्धता जब हमें उसकी आवश्यकता हो। Every enterprise, whether big, medium or small, needs finance to carry on its operations and achieve its targets. कोई भी संस्था हो, बिजनेस वाली हो, अन्य हो, आकार में वृहद हो, मध्यम हो या छोटी हो, उसे वित्त की आवश्यकता है ताकि उसका कार्य चलता रहे। In fact, finance is so indispensable today that it is rightly said that it is the lifeblood of an enterprise. जैसे शरीर में हमारे खून का संचार ज़रूरी होता है, उस तरह किसी भी संस्था के अंदर वित्त का प्रवाह आवश्यक है, चाहे वो धार्मिक संस्था हो, अस्पताल हो, बिजनेस हो या कोई और संस्था। Why do we need finance? इसकी आवश्यकता हमें होती क्यों है? Setting up business, धंधा शुरू करने के लिए, need to finance day-to-day activities, रोज़मर्रा के खर्चे जो होते हैं बिजनेस में उसके लिए, expansion, हमें वृद्धि करनी है अपने बिजनेस ऑपरेशंस की, रिसर्च इनटू न्यू प्रोडक्ट्स, कुछ नई चीज़ें हमें बनानी हैं, उसके लिए हम संसाधन चाहिए। स्पेशल सिचुएशंस सच एज फॉल इन सेल्स, कभी हमारे बिजनेस में ऐसा हो सकता है कि हमारी जो बिक्री है वो एकदम घट जाए, उसमें विशिष्ट परिस्थितियों के अंदर हमें वित्त की आवश्यकता होती है। जैसे अभी कोरोना काल में आपने देखा बहुत सारे बिजनेसेस को बहुत तंगी आई, कई बंद भी हो गए। द वेरियस सोर्सेस ऑफ फाइनेंस अवेलेबल इन द बिजनेस में बी क्लासिफाइड एज एक्सटर्नल सोर्सेस एंड इंटरनल सोर्सेस। जो वित्त के अलग अलग स्रोत हैं वो दो प्रकार के हैं, एक तो बाहरी स्रोत और एक आंतरिक स्रोत। इन दोनों स्रोतों को हम डिस्कस करेंगे। एक्सटर्नल सोर्सेस, बाहरी स्रोत, ये हमारी फर्म के बाहर के स्रोत हैं और इन्हें हम पूंजी जुटाने के लिए, कैपिटल जुटाने के लिए अक्सर यूज़ करते हैं। इसके मुख्य हो सकते हैं इशू ऑफ शेयर्स, शेयर जारी करना, इशू ऑफ डिबेंचर्स, डिबेंचर जारी करना, पब्लिक डिपॉजिट, लोगों से हम जमा मांगें, लोन फ्रॉम इंस्टीट्यूशंस, कुछ संस्थाएं हैं जो ऋण उपलब्ध कराती हैं, उनसे लें, बैंक क्रेडिट, जो व्यावसायिक बैंक हैं उनसे हम उधार लें ब्याज पे। और उसके बाद देखते हैं हम इंटरनल सोर्सेस, यानी हमारी संस्था के अंदर जो स्रोत हो सकते हैं वित्त के, जो हमारी फर्म के अंदर ही होते हैं। दे डेवलप आफ्टर फ्यू ईयर्स ऑफ प्रॉफिटेबल वर्किंग ऑफ द फर्म। कुछ समय जब हमारी फर्म को हो जाता है, वर्ष हो जाते हैं, तो हमारे पास पैसा जुड़ना शुरू हो जाता है। द इम्पॉर्टेंट इंटरनल सोर्सेज ऑफ फाइनेंस इज रिटेन्ड प्रॉफिट, जो हमें मुनाफा हुआ है उसको हम इकट्ठा करते रहते हैं पूंजी के ऊपर, और यह हमारा एक इम्पॉर्टेंट सोर्स हो जाता है फाइनेंस का। इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड प्लोइंग बैक ऑफ प्रॉफिट, यानी जो बिज़नेस हम वापस से अपने पैसा बिज़नेस में वापस लगा दें, मुनाफा जो हमने कमाया है, वह इंटरनल सोर्स हो सकता है। एक्सटर्नल सोर्स एंड इंटरनल सोर्स में भी फर्दर क्लासिफाइड एज, ये जो बाहरी और आंतरिक सोर्स हैं इनको हम एक और तरह से विभक्त कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म सोर्स, लंबी समय अवधि के स्रोत, शॉर्ट टर्म सोर्स, अल्प अवधि के स्रोत। मैं दोनों भाषाओं में पारंगत सा हो गया हूँ आपको पढ़ाते पढ़ाते, तो मैं यही कोशिश करता हूँ दोनों भाषाओं के अंदर आपको एक्सप्लेनेशन दूँ। दोनों मीडियम के स्टूडेंट्स यहाँ पे हैं हमारे पास। लॉन्ग टर्म सोर्स, दीर्घावधि सोर्स, स्रोत, हमें फिक्स्ड कैपिटल नीड्स हैं हमारे बिजनेस की। अभी फिक्स्ड कैपिटल नीड्स क्या होती हैं? हमें ज़मीन खरीदनी है, उस पर बिल्डिंग खड़ी करनी है, कुछ मशीनें लानी हैं। दे आर जनरली रिक्वायर्ड फॉर लॉन्ग ड्यूरेशन। The main sources of long-term finance may lie divided into
ओन्ड कैपिटल एंड डेब्ट कैपिटल। ये लंबी दूरी की बात है, इसलिए इसमें हम दो तरह के फाइनेंस यूज़ करते हैं, एक तो ओन्ड कैपिटल और डेब्ट कैपिटल। ओन्ड कैपिटल होती है जो खुद मालिक हैं उस बिज़नेस के, वो अपनी बचत से लगाते हैं, और डेब्ट कैपिटल है जिसके ऊपर उन्हें कोई ब्याज देना पड़ता है, जो कि एक उधार की राशि है। शॉर्ट टर्म सोर्स, कम समय अवधि यानी अल्प अवधि के स्रोत, ये कम समय के लिए होते हैं, और दे आर अरेंज फ्रॉम टेकिंग शॉर्ट टर्म लोन्स, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स एट्सेट्रा। ये कम अवधि के, अल्प अवधि के लोनों द्वारा प्राप्त हो सकता है, या अल्प अवधि के लिए हम लोगों से जमाएं प्राप्त करें, उससे हो सकता है। अब हमने डेफिनेशंस के अंदर, एक्सप्लेनेशंस के अंदर कुछ टर्म्स यूज़ किए हैं, मैं उनको विस्तार से समझाऊंगा। जो कॉमर्स के स्टूडेंट हैं वो इससे अभिज्ञ नहीं होंगे, पर जो साइंस बैकग्राउंड से हैं या मैथ्स बैकग्राउंड से हैं, उनमें से कई लोग ये चीज़ें नहीं जानते होंगे, इसलिए मैं उन्हें यहाँ पे स्थान दे रहा हूँ। शेयर्स किसे कहते हैं? कैपिटल ऑफ अ कंपनी इज डिवाइडेड इनटू शेयर्स। जो कंपनी की मूल पूंजी है उसको हम शेयर्स यानी हिस्सों के अंदर विभाजित करते हैं। ईच शेयर फॉर्म्स अ यूनिट ऑफ ओनरशिप and is offered for sale to raise capital for the company। ये जो शेयर है, इससे कंपनी का मालिकाना हक प्राप्त होता है और इसके द्वारा पूंजी जुटाने में मदद होती है। शेयर्स दो तरह के होते हैं, दे आर ऑफ टू कैटेगरीज, इक्विटी एंड प्रेफरेंस शेयर्स। एक तो शेयर्स होते हैं जिन्हें इक्विटी शेयर कहते हैं, एक शेयर्स होते हैं जिन्हें हम प्रेफरेंस शेयर कहते हैं। अब ये भी क्या होते हैं, इन्हें हम समझते हैं, क्योंकि मेरी ये सोच है कि हम जो भी वर्ड यूज़ कर रहे हैं अपनी इस लेक्चर के अंदर, वो उसका अर्थ समझकर ही हम आगे बढ़ें, नहीं तो ई लेक्चर का कोई फ़ायदा नहीं है, इस पीपीटी प्रेजेंटेशन का कोई फ़ायदा नहीं है। इक्विटी शेयर्स आर नोन एज ऑर्डिनरी शेयर। ये साधारण शेयर्स होते हैं। फॉर लीगल रीज़न अ कंपनी कैन नॉट एग्जिस्ट विदाउट इक्विटी शेयर्स। वैधानिक रूप पर किसी कंपनी का अस्तित्व होना है तो उसमें शेयर्स का अस्तित्व होने की आवश्यकता होती है। इक्विटी शेयर्स डू नॉट एंजॉय प्रेफरेंस इन गेटिंग डिविडेंड। इनको कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती लाभांश बांटते वक्त। द इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव प्रायोरिटी फॉर पेमेंट ऑफ कैपिटल एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग ऑफ द कंपनी। जब कभी ऐसी हालात हों कि कंपनी को बंद करना हो तो साधारण शेयर्स को कोई प्राथमिकता नहीं दी जाती, बचे हुए जो राशि है उसको विभाजित करते वक्त, बांटते वक्त। प्रेफरेंस शेयर किसे कहते हैं? यानी प्रेफरेंस मतलब किसी चीज़ को ज़्यादा तरजीह देना, ज़्यादा इम्पोर्टेंस देना। तो प्रेफरेंस शेयर्स में ऐसी क्या विशिष्टता है, क्या विशेषता है कि उसको एक ऊपर श्रेणी में रखा जाता है, इसे कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। एक तो होता है a preferential right as to the payment of dividend during the life of the company। इन्हें एक अधिक अधिकार है कि ये पहले जो डिविडेंड है, लाभांश है, उसका हिस्सा पाएं। a preferential right as to return of capital in the event of winding of the company। यदि कंपनी को बंद किया जाता है तो इन्होंने जो मूल पूंजी लगाई है बिजनेस में, उसे वापस करने में इन्हें प्राथमिकता दी जाती है। Holders of these shares have a prior right to receive the fixed rate of dividend before any dividend is paid to equity shares। अन्य शेयर धारकों को जो लाभांश मिलेगा उससे पूर्व इन्हें एक निर्धारित दर पर लाभांश की प्राप्ति होती है, ऐसा नियम में प्रावधान है। रिटेन्ड प्रॉफिट्स, ये भी वर्ड मैंने यूज़ किया। रिटेन प्रॉफिट मतलब जो हमें मुनाफा होता गया उसके कुछ हिस्से को हमने खर्चा, बाकी हिस्से को हमने मूल पूंजी के साथ जोड़ते चले गए। Retained profits are earnings of the company which are retained in the business. It is the sum total of those profits accumulated over years and reinvested in the business rather than distributed as dividend। सारे मुनाफे को हम बांट नहीं देंगे, उसके एक हिस्से को हम वापस बिजनेस के अंदर लगाएंगे, जो रिटेन प्रॉफिट्स कहलाता है। डिबेंचर्स, एक अन्य वर्ड मैंने यूज़ किया, डिबेंचर्स। डिबेंचर क्या होते हैं? डिबेंचर्स रिप्रेजेंट बोरोड कैपिटल। यह जो हमने पूंजी उधार पर ली है उसको दर्शाते हैं। द डिबेंचर होल्डर्स आर क्रेडिटर्स ऑफ द कंपनी।
ये वो लोग होते हैं डिबेंचर होल्डर्स जिन्होंने अब ऋण के रूप में पैसा कंपनी को दिया. द डिबेंचर होल्डर गेट्स अ फिक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट एज अ रिटर्न ऑन हिज इन्वेस्टमेंट. जो डिबेंचर धारक है उससे एक निश्चित दर पर, ब्याज दर पर अपनी जो मूल पूंजी है उस पर वापसी के रूप में मिलता है, लाभांश के रूप में मिलता है. और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैज़ द पावर टू इशू डिबेंचर्स. डिबेंचर कब इशू करने हैं, कितने करने हैं, यह जो हमारा बोर्ड है डायरेक्टर्स का, निदेशकों का, वह निर्धारित करता है. बॉन्ड्स, एक और पैसे प्राप्त करने का तरीका है बॉन्ड्स द्वारा. इससे भी हमारे कॉमर्स के जो छात्र हैं, छात्राएं हैं, वह ज्ञान रखते होंगे इस बारे में. बॉन्ड्स इज अ डेप्ट सिक्योरिटी, यानी ये भी उधार की वस्तु. द कंपनी बोरोज मनी एंड इशूज बॉन्ड्स एज एविडेंस ऑफ डेप्ट. बॉन्ड होल्डर इज अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी. तो बॉन्ड जो होता है वो कंपनी इशू करती है, और जिसके पास ये बॉन्ड होता है वह दर्शाता है कि उस व्यक्ति ने कंपनी को रुपया उधार दिया है. The amount of interest is paid on the bond. It is a fixed charge and must be paid even if profit is not available. मुनाफा हो न हो, जो शेयर धारक है अगर जो मुनाफा होगा तो उससे रिटर्न मिलेगा, अन्यथा नहीं. पर बॉन्ड होल्डर है, आपको मुनाफा हो, घाटा हो, बहुत ज़्यादा घाटा हो, बॉन्ड होल्डर को आपको पैसा वापस करना ही होगा. Since they are ex creditors and not owners, they are not entitled to participate in general meeting. ये कंपनी की जो मीटिंग होती है उसके अंदर हिस्सा नहीं ले सकते एनुअल जनरल मीटिंग में. ये भी हम जब कंपनीज के स्ट्रक्चर डिस्कस किया था, हमने देखा था फॉर्म ऑफ ओनरशिप के अंदर कंपनी का स्वरूप के डायरेक्टर्स होते हैं, एनुअल जनरल मीटिंग होती है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है. तो उसके अंदर ये हिस्सा नहीं ले सकते क्योंकि ये कंपनी का हिस्सा नहीं है. ये तो सिर्फ वो लोग हैं जिन्होंने कंपनी को रुपया उधार दिया है. पब्लिक डिपॉजिट्स, जनता से जमा. जनता से जमा, पब्लिक डिपॉजिट इज एन इंपॉर्टेंट सोर्स फॉर फाइनेंसिंग शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स ऑफ कंपनी. यह एक महत्वपूर्ण हिस्सा है रुपया उपलब्ध कराने के लिए. कंपनी जो हैं वो लोगों से रुपया उगाती हैं ब्याज पर. कंपनीज जनरली रिसीव पब्लिक डिपॉजिट्स for the period ranging from 6 months to 36 months. 6 माह से लेकर 3 वर्ष तक की अवधि के लिए पब्लिक डिपॉजिट्स कंपनी ले सकती है. उसके लिए भी कुछ विशिष्ट नियम हैं. उनकी क्रेडिट रेटिंग होनी चाहिए. इस संबंध में सेबी के भी कुछ नियम हैं, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के भी नियम हैं. लोन्स फ्रॉम फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस. अब हम कुछ ऐसे संस्थाओं की बात करेंगे जो ऋण उपलब्ध कराती हैं और उनको आर्थिक रूप से हमारे जो बिजनेसेस हैं उनको सपोर्ट करती हैं. फर्स्ट इंडस्ट्रियल पॉलिसी वाज डिक्लेयर्ड इन 1948 फॉर रैपिड डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री. द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एस्टैब्लिश्ड स्पेशल इंस्टीट्यूशंस फॉर प्रोवाइडिंग इंडस्ट्रियल फाइनेंस. सन 1948 में पहली औद्योगिक नीति बनी भारत सरकार की और उसका लक्ष्य था उद्योगों को बढ़ावा देना. उसके लिए कुछ विशेष फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस की स्थापना की गई. 12 मुख्य थे भारतीय लेवल पे, देश के लेवल पे, और 46 राज्यों के लेवल पे थे जो कि मध्यम से लंबी दूरी का फाइनेंस उपलब्ध कराते हैं. इनमें कुछ के नाम मैंने इसमें दे रखे हैं: IDBI, IFCI, ICICI, IRBI, RSTC, LIC, SFC, SIDBI वगैरह. एक अन्य चैप्टर में हम इनको और डिटेल में देखेंगे, अभी मैं इसलिए उनको डिस्कस नहीं करता. कुछ डेवलपमेंट बैंक्स हैं, आर्थिक संस्था हैं, इन्वेस्टमेंट इंस्टीट्यूशंस हैं और स्टेट लेवल इंस्टीट्यूशंस हैं जो मैंने अपने इस PPT के द्वारा आपको दर्शाए हैं. इनके आप नाम बस सरसरी रूप पे देख लीजिएगा. विस्तार में इनमें से कुछ को हम आने वाले चैप्टर्स में डिस्कस करेंगे. लोन्स फ्रॉम कमर्शियल बैंक्स, जो बैंक होते हैं जैसे कि SBI है, यूको बैंक है, IDBI बैंक है, ये भी विशेष लोन्स, कुछ संस्थाओं हैं ये
जिन्हें बैंक्स ये लोन्स देते हैं, उधार पे उपलब्ध कराते हैं, ट्रेड क्रेडिट कराते हैं और डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स ऑफ एक्सचेंज कराते हैं। रिज़र्व बैंक ऑफ इंडिया ने न्यू बिल मार्केट स्कीम 1970 चलाई। इसके द्वारा बैंक्स को डिस्काउंट पर वह राशि उपलब्ध कराते हैं। तो ये सोर्सेज ऑफ फाइनेंस थे विभिन्न तरह के। इस विषय में कुछ टर्म्स जो यूज़ किए हैं उन्हें आने वाले समय में हम और विस्तार से भी देखेंगे। धन्यवाद।